हमारे गांव में अगर कोई लड़की किसी लड़की से मोहब्बत करते पकड़ी जाती तो उसे रस्म के मुताबिक खारोकारी किया जाता था। मैं अब्बा की जायदाद की इकलौती वारिस थी, इसीलिए चाची ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगवाकर मारना चाहा। तो वहाँ गांव के सरदार ने, जिस पर गांव की हर औरत फिदा थी, मुझसे शादी का फैसला कर लिया क्योंकि मैं बहुत खूबसूरत थी। शादी की रात वो मुझ पर अपनी शिद्दतें लुटाने लगा और फिर बोला, हाँ, तुझे मुंह दिखाई का ऐसा तोहफा दूं जो आज तक किसी औरत को उसके शौहर ने नहीं दिया होगा। वो मेरी आंखों पर पट्टी बांधकर मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गया और जब आंखें खोली तो मेरी चीखें निकल गई। मेरे अब्बा गांव के सबसे बड़े जमींदार थे। वो जहाँ जाते लोग उठ खड़े होते, मगर उनकी सबसे बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने बेटे के बजाय बेटी को वारिस बनाया। मुझे अब्बा हमेशा कहा करते थे, जर जमीन तो मेरी गैरत है, मेरा फख्र है, ये जमीनें किसी कमजोर को नहीं दूंगा। मैं उनके गद्दों में बैठकर ये बातें सुनती, मुस्कुराती और दिल में छुपकर सोचती कि काश दुनिया भी मुझे वैसा ही माने जैसा वो मानते हैं। जब अब्बा का जनाजा उठा तो पूरा गांव आया। कंधों पर सफेद कफन था और आंखों में सवाल, वो सवाल जो चाची के चेहरे पर नफरत बनकर छपे हुए थे। रमशा मेरे बराबर खड़ी थी, उसके आंसू मेरे जूते के किनारे पर गिर रहे थे, मगर उसकी आंखों में कोई दुख ना था, सिर्फ एक खाली तेज जला देने वाली हसरत थी। सब कुछ तुझे दे गया, वो भी बिना पूछे। रमशा ने जनाजे के बाद पहली बार सरगोशी की। मैंने कुछ न कहा। मैं जानती थी अब्बा ने जानबूझकर मुझे वारिस बनाया था। और चाची, वो बरसों से मेरे खिलाफ बोलती रही थी, कभी मेरे रंग पर, कभी मेरे कपड़ों पर और कभी मेरे हंसने पर। तो उसके अल्फाज में जहर होता था, मगर वो हंसी के पर्दे में लिपटा होता। ये लड़की अगर हवेली की मालिक बन गई तो सारी उम्र बर्तन मांजती रहोगी रिमशा। मैंने कई बार चाची को अपनी बेटी को ये कहते सुना। और रिमशा, वो हर वक्त मेरे इर्द गिर्द रहती, मेरी हर हरकत पर नजर रखती, मेरे कपड़ों का रंग, मेरे बालों की खुशबू, मेरी चूड़ियों की आवाज, उसे सब कुछ चुपता था। जनाजे के बाद 40वें का दिन था। गांव के बुजुर्ग बैठे थे, मर्द गपशप में, औरतें रोने की अदाकारी में। उस रोज चाची ने कागजात निकाले और बड़े चचा के सामने रख दिए। जमीन तो मर्दों की मलकियत होनी चाहिए। ये क्या, एक लड़की अब हमें हुक्म देगी? चचा ने खाली आंखों से देखा। कुछ बोलने वाले थे कि मैंने खुद वो कागजात अपने सामने रख लिए। अगर अब्बा की मर्जी के खिलाफ कुछ हुआ तो मैं कोर्ट में चले जाऊंगी। चाची का चेहरा सुर्ख हो गया। ओह, अब हमारी जमीन तो वकील भी बन गई है। हम गांव के लोग हैं, हमें कानून नहीं रिवायत चलाती है। तो फिर रिवायत तो बदलनी चाहिए चाची। औरत अगर वारिस नहीं हो सकती तो क्या वो मर भी नहीं सकती? मैंने हल्की आवाज में कहा, मगर मेरी आवाज इतनी तेज थी कि हवेली की दीवारों से टकरा गई। उस दिन के बाद रिमशा ने मुझसे बात करना छोड़ दी। मुझे रोज मेरे कमरे में आकर अपनी जुल्फें बनवाती, अपने कमरे में बंद रहती, मगर उसकी खामोशी ज्यादा खतरनाक थी क्योंकि वो अब मेरे खिलाफ बोलने के बजाय कुछ सोच रही थी। एक दिन हवेली के सहन में बैठी, मैं फूलों को पानी दे रही थी। रिमशा मेरे पास आई, मुस्कुरा कर बोली, तुम्हें लगता है तुम सब कुछ संभाल लोगी? जमीन, इज्जत, मर्दों का एहतराम। मैंने पानी का गहरा एक तरफ रखकर उसकी तरफ देखा। मुझे कुछ संभालने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जमीन हूँ रिमशा। जिस पर जो बोया जाएगा वो ही उगेगा। तो फिर याद रखना, जमीन पर अगर खारदार बीज गिर जाए तो फसते काट के नहीं, चुपती है। उसके अल्फाज मेरे कानों में तीर की तरह लगे। वो जा चुकी थी, मगर उसकी बातें मेरे दिल में जहर घोल रही थी। चंद दिन के बाद मुझे एक अजीब तब्दीली महसूस हुई। नौकरों की नजरों में हिचकिचाहट, औरतों के रवैयों में बदतमीजी और मर्दों के जुमले बदल गए। एक दिन नौमान, जो अब्बा के जनाजे पर मुझसे ताजियत करने आया था, रास्ते में मिला और कहा, जमीन, तुम बहुत बहादुर हो। क्यों? क्योंकि मैं औरत हूँ और वारिस भी। मैंने तंजी अंदाज में पूछा। नहीं, क्योंकि तुम उन रिवायात के खिलाफ खड़ी हो रही हो जो सदियों से औरत को दफन करती आई है। मुझे उसकी बातें अच्छी लगी, उसकी आंखों में सच्चाई थी और मैं कई दिन बाद पहली बार मुस्कुराई। शायद किसी ने पहली बार मेरी ताकत को पहचाना था, मगर यही मुस्कुराहट मेरी कमजोरी बन गई। वो नया था गांव में, शहर से पढ़ा लिखा, बाप का तबादला होकर यहाँ आया था, स्कूल में पढ़ाने लगा था। पहली बार मैंने मस्जिद के सहन में देखा जब वो बुजुर्गों के साथ बैठा अदब से बात कर रहा था। उसकी बातों में कोई दिखावा नहीं था, बस एक सादगी थी। और मेरी आंखों को वो सादगी उस दिन की गर्म दोपहर में एक ठंडी छांव की तरह लगी।
मैं अक्सर नदी किनारे फूलों के पौधे लगाने जाती थी। वो भी वहीं आ जाता, कभी किताब लेकर, कभी सिर्फ खामोशी। कई दिनों में एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक दिन उसने आकर मुझे सलाम किया। आपका नाम जमीन है ना? उसने पूछा, जैसे पहले ही जानता हो। जी, मैंने मुख्तसर जवाब दिया। नजरें चुराई, मगर उस दिन पहली बार किसी ने मेरे नाम को सिर्फ पुकारा नहीं, इज्जत से अदा किया। अगले दिन वो किताब लेकर आया, गालिब के खतूत, और बोला, शायद आपको शायरी पसंद हो। मैंने किताब ली, मगर कुछ न कहा। लेकिन उसके बाद मेरे दिल में उतर गई, जैसे किसी ने मेरी खामोशी को पहचान दिया। हमारी मुलाकातें बढ़ने लगी। वो मेरी जमीनों के हुदूद में आता, कभी आम के दरख्त के नीचे बैठता, कभी नदी किनारे। वो हर बार मेरे साथ अदब से और वकार से पेश आता। कोई छूना, नजर भर कर देखना, ये इज्जत करना उसकी फितरत में नहीं था। बस एक दोस्ती सी बन गई थी, एक महफूज एहसास। एक दिन जब सूरज गुरूब होने को था, उसने कहा, जरमीन, यहाँ तुम्हारे इर्द गिर्द सब कुछ बहुत सख्त है, मगर तुम खुद एक नर्म लकीर की तरह हो। मैं मुस्कुराई, शायद पहली बार। ये लकीर अगर किसी दिन मिट्टी में मिट गई तो क्या करोगे? मैं उस मिट्टी को महफूज कर लूंगा, वो बोला। मैं हैरान हुई उसके जवाब पर। एक उस्ताद, एक मर्द जो न ताकत की बात करता है, न मलकियत की, सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ की। ये सब मेरे लिए नया था। हमारी मुलाकातें छुप कर होने लगी, क्योंकि गांव में एक लड़की और एक लड़की का यूं बात करना भी जुर्म था। वो हमेशा कहता, बस थोड़ा सब्र, फिर सबके सामने तुम्हें मांगूंगा। एक दिन मैं उससे अपने अप्पा के बारे में बात कर रही थी। उसकी नज़रों में अफसोस और मोहब्बत दोनों थे। अगर वो जिंदा होते तो सब कुछ आसान होता। नहीं जरमीन, अगर वो जिंदा होते तो शायद मैं कभी तुमसे मिल भी ना पाता। कुछ रिश्ते महरूमियों से ही पनपते हैं। मैं खामोश रही। उसकी बातों में अजीब सी सच्चाई थी। कई दिन हम ऐसे ही मिलते रहे। रमशा तब अक्सर मुझसे दूर रहती, लेकिन एक दिन जब मैं नदी किनारे नौमान से बात कर रही थी, मुझे लगा किसी ने पीछे से झांका है। मैं मुड़ी, मगर कुछ नजर ना आया। चंद दिन के बाद गांव की गलियों में सरगोशियां होने लगी। औरतें मुझे देखकर हंसती थी, मर्द नजरें झुकाते नहीं, उठाते थे। और एक दिन मेरे कमरे के दरवाजे के नीचे एक लिफाफा फेंका गया। मैंने उसे खोला। अंदर मेरी और नामान की एक तस्वीर थी, दरख्तों के पीछे। मैं हंस रही थी और वो मेरी तरफ झुका हुआ था। मेरे पैरों थोड़े से जमीन निकल गई। मैं भागती हुई सैन में पहुंची। रमशा वहां खड़ी थी, उसकी आंखों में जीत थी। अच्छा लगा ना मोहब्बत की तस्वीरें? उसने हंसते हुए कहा। ये तुमने क्या किया? मेरी आवाज कांप रही थी। बस वही किया जो तुमसे ना हो सका, वारिस होने का हक छीन लिया। फिर वो भड़की और जाते जाते बोली, चाची पंचायत बुलानी है, आप देखते हैं तुम्हें जमीन मिलती है या खबर। उसके बाद सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। नौमान का घर बंद हो गया। उसके बाप ने गांव छोड़ दिया, घसी तक गया, पंचायत तक। मुझे रसवाई के उस स्टेज पर खड़ा किया गया, जहां ना सुनने वाला कोई था, ना समझने वाला। चाची के हाथ में तस्वीरें थी और लबों पर लानतें। ये वही लड़की है जिस पर मेरे शोहर ने एतमाद किया। अब देखिए गांव की इज्जत कैसे बर्बाद हो गई। मैं कुछ बोलना चाहती थी, मगर सब मेरी आवाज पर शोर कर रहे थे। नौमान कहीं नहीं था, और रमशा सामने बैठी फतह के मजे ले रही थी। और उसी दिन मैंने जान लिया, नौमान मोहब्बत नहीं था, एक मोहरा था। रमशा का मोहरा, चाची की साजिश और मेरी बर्बादी। रमशा की साजिश ने जो तस्वीर बनाई थी वह पूरे गांव की जबान पर थी। तस्वीरें, सरगोशियां और मेरी खामोशी, सब एक ऐसी फिजा में लिपटे हुए थे जहां मेरी सांसें लेना भी बगावत समझा जा रहा था। पंचायत बुलाई गई और मुझे जैसे मुजरिमों की तरह हवेली से निकालकर दरख्तों के साए तले बिठाया गया, जहां इंसाफ कम और रुसवाई ज्यादा मिलती है। मेरी आंखों पर पट्टी नहीं थी, मगर अल्फाज अंधेरे में डूब चुके थे। पंचायत की चकोर बैठक में सब मर्द जमा थे, वही जो मेरे अब्बा के सामने नजरें झुकाते थे, अब आंखों में गुस्सा दिए मुझे घूर रहे थे। औरतें अलग बैठी थी, बाज हमदर्द और अक्सर खामोश तमाशाई। चाची सबसे पहले पूरी, जैसे अल्फाज उससे हिफ्ज थे। हमने इस बच्ची को अपनी बेटी बनाया, मगर इसने हमारे सर झुका दिए, हमारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। फिर रिमशा उठकर खड़ी हुई, कागजों की तरह कांपती हुई आवाज में पूरी, हमने तो उसे बहन समझा था, वो नौमान से छुपकर मिलती थी, तस्वीर में सब कुछ साफ है। मुझे लगा जमीन फट जाएगी। मैं बोलना चाहती थी,
मगर वहां बोलना जुर्म था। नौमान भी लाया गया। उसका चेहरा सपाट था और आंखों में वो रोशनी न थी जो कभी नदी के किनारे होती थी। पंचायत के सरदार ने उससे पूछा, ये इल्जाम सच है? नौमान ने पलक चिपकाए बगैर कहा, मुझे और गदाया गया था। वो अक्सर मुझे मिलने के लिए मजबूर करती थी। मैंने इनकार किया मगर वो नहीं मानी। मैंने उसे देखते हुए सिर्फ एक जुमला कहा, तुम कमजोर नहीं, कमीने निकले। उसकी नजर झुक गई मगर पंचायत के बूढ़े मर्दों की आंखों में कहर उतर आया। जमीन, तुम पर कारोकारी का इल्जाम है, क्या कुछ कहना चाहोगी? मैं खड़ी हुई। मेरी आवाज कमजोर थी मगर अल्फाज साफ। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मेरा कसूर औरत होना है। वो शोर जो पहले रिमशा और चाची की हिमायत पर था अब खामोशी में बदल गया। चाची ने रोना शुरू कर दिया और चंद औरतें उसे दिलासा देने लगी। सबसे पहले फैसला आया, जमीन के हाथ से ले ली जाएगी, अब वो वारिस नहीं रही। दूसरा फैसला मेरा जिस्मानी अंजाम था, जमीन कारोकारी की मुस्तहिक है। ये जुमला मेरे वजूद में ऐसी गूंज बन गया कि मैं चंद लम्हों के लिए होश में न रह सकी। मुझे लगा कि मेरी टांगें शल हो गई और मैं वहां गिर जाऊंगी। गांव के कुछ गुंडे मुझे उठाने आगे बढ़े, हाथों में रस्सी, आंखों में आग। मैंने दुआ मांगी कि या तो जमीन फट जाए या वक्त थम जाए। और फिर वो लम्हा आया। एक गरजदार अथॉरिटी से लबरेज आवाज फिजा में फटी, ये लड़की अब मेरी बीवी है। लोग पलटे। मैंने गर्दन घुमाई। एक लंबा सख्त नहूश वाला मर्द, स्याह कुर्ता, चमकती आंखें, सरदार शाहमीर। गांव का वो मर्द जिसका हुक्म कानून, जिसकी खामोशी खौफ बन जाती थी। क्या कहा तुमने? पंचायत के बड़ों में से एक बोला। शामीर सीधा चलता हुआ मेरे करीब आया, मुझे अपने पीछे किया और पंचायत के सामने खड़ा होकर बोला, जमीन पर इल्जाम छूटा है और अब जो भी उस पर जबान चलाएगा उसकी जबान काट दी जाएगी। सरदारी रिवायत है, एक बूढ़े ने दबे लफ्जों में कहा। रिवायत वही होगी जो सरदार बनाएगा, वो बोला। रिमशा का चेहरा सफेद पड़ गया। चाची की आंखों में आग भड़क गई। वो चीखी, तो तुम एक बदनाम लड़की को अपनी बीवी बनाओगे? शामिर ने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं वो लड़की चुन रहा हूं जो तुम्हारे जैसे लोगों के लिए सजा है और मेरे लिए फख्र। मेरी आंखें उस लम्हे नमी से धुंधला गई, मगर मैं जानती थी मैं आजाद नहीं हुई थी, मैं सिर्फ एक और जंग में दाखिल हो चुकी थी। शामिर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, आज से ये मेरी इज्जत है, जो इसे छुएगा मेरी गैरत को छुएगा। पंचायत की फिजा साकत थी। लोग खामोश होठ लिए हुए और तहरत से मुझे देख रही थी, जैसे मैं अब भी वही बदनाम लड़की हूँ, मगर अब किसी और के नाम से। नौमान को हिरासत में ले लिया गया और पंचायत तहरीर हो गई। शामिर मुझे अपनी गाड़ी तक ले गया। बगैर कुछ कहे मैं खामोशी से उसके साथ गई। कोई रस्म ढोल नहीं बजे, कोई मुबारकबाद देने वाला नहीं था, कोई औरत मेरे हाथों पर मेहंदी लगाने न आई। निकाह की रस्म एक छोटे कमरे में हुई। सिर्फ 2 गवाह, एक मौलवी और शामिर। मेरे सर पर सफेद चादर, जना इज्जत की अलामत थी ना खुशी की, बस एक रस्मी पर्दा था। एक नई कैद में दाखिल होने का अलामती लिबास। मौलवी ने कलमे पढ़ने शुरू किए। मेरा दिल धड़क रहा था। किसी ने मेरा हाथ नहीं थामा, सिर्फ सवाल आया, जमीन बिन्ते इकबाल, क्या आपको ये निकाह कबूल है? मेरे दिल ने इनकार किया, मगर मेरे होठों से कबूल है निकल गया। 3 बार वो अल्फाज दोहराए, 3 बार मेरी रूह कांपी और फिर निकाह मुकम्मल हो गया। निकाह के बाद मुझे एक गाड़ी में बिठाया गया। रास्ते पर खामोशी छाई रही। शामिर ने एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था, मुख्तसर सख्त लहजे में। किसी को तफसील ला दो, क्या तो सरदार ने फैसला किया है। बस ये अल्फाज मेरे दिल में गूंजते रहे। हवेली बड़ी थी, जैसे किसी जागीरदार की पुरानी कोठी। दोनों दीवार ऊंचे, पर्दे भारी और दरवाजे ऐसे जैसे किसी किले के हों। मुझे अंदर ले जाया गया, जहाँ कुछ नौकरानियां पहले से खड़ी थी। उन्होंने मेरा सामान हाथ में लिया और कहा, बीबी जी, आपका कमरा उधर है। मैंने सुना कि शामिर ने एक नौकर से कहा, किसी को ऊपर ना आने देना, उसकी मर्जी के बगैर कोई उससे तंग न करे। ये जुमला कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरा वही था जो कभी सरदार की पहली बीवी का बताया गया था। दीवार पर एक पुराना आईना, जिसमें अक्स धुंधला था, जैसे उसने बरसों से किसी औरत की आंखों का दर्द सहा ना हो। कमरे में रोशनी थी, मगर सुकून नहीं। फर्नीचर कीमती था,
मगर एहसास बेकीमत थे। मैंने दरवाज़ा बंद किया और बैठ गई। अचानक दरवाज़ा खुला। शामिर अंदर आया, दरवाज़ा पीछे से बंद किया और मेरे सामने खड़ा हो गया। ये तुम्हारा कमरा है, जब तक चाहो यहाँ रह सकती हो, कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी। और अगर मैं कहीं जाना चाहूँ, मैंने पहली बार उसे बराह रास्त मुखातिब किया। जब मैं आज़ादी चाहिए, मुझ पर यकीन से पहले कुछ नहीं मिलेगा, तो उसने नरमी से मगर ठोस लहजे में कहा। ये जुमला मेरे दिल में तेग की तरह उतरा। यकीन? जिस मर्द ने मेरे बगैर पूछे निकाह किया, वो अब मुझसे यकीन मांग रहा था। यकीन खरीदने की चीज़ नहीं सरदार, मैंने कहा, लेकिन कभी कभी इज्जत बचाने के लिए फैसले करने पड़ते हैं। तो क्या तुमने मेरी इज्जत बचाई या अपनी सियासत? मैंने निगाहें जमाते हुए सवाल किया। उसने पल भर को खामोशी इख्तियार की, फिर बोला, तुम्हें जैसे भी लगे, मुझे ये जान लो, तुम अब इस हवेली का हिस्सा हो और इसके कुछ उसूल हैं। उसके जाने के बाद मैं कई घंटे खिड़की से बाहर देखती रही। गांव के चरागों से जगमगाती गलियां और दूर से आती अजान की आवाज। सब कुछ वैसे ही था, मगर मेरी जिंदगी बदल चुकी थी। अगले दिन एक औरत मेरे कमरे में आई। उसका नाम हसीना था। वो नर्म लहजे में बोली, बीबी जी, मैं आपकी खिदमत के लिए हूँ, कुछ चाहिए हो तो बता दीजिएगा। मुझे इस हवेली के उसूल बताओ हसीना, मैंने सीधा सवाल किया। उसूल बस यही बीबी जी, सरदार का हुक्म आखिरी होता है, औरतें आवाज बुलंद नहीं करती, और अगर करें, मैंने पूछा, तो उनकी आवाजें दीवारों में दफन हो जाती हैं। उसकी आवाज में लर्जिश थी। मैंने उसे जाने दिया, मगर उसकी बातें मेरे दिल में नस्तर की तरह चुभती रही। रात को शामिर मेरे कमरे में आया। इस बार हाथ में एक फाइल थी। उसने मेज पर रखते हुए कहा, ये जमीनों के नए कागजात हैं, सब कुछ अब तुम्हारे नाम है। क्या तुम्हें लगता है जमीन देकर तुम मेरा एतमाद खरीद दोगे? नहीं, मगर शायद तुम्हें यह एहसास दिला सकूं कि तुम कहती नहीं, शरीक हो। मैंने फाइल नहीं देखी, मैं उसे देखना भी नहीं चाहती थी, क्योंकि मेरे दिल में अभी भी वही सवाल था, क्या मैं वाकई शरीक हूँ? यह बस एक खूबसूरत कैद खाना और मैं इक़्तिदार के साए तले जिंदा लाश। शादी की तीसरी रात हवेली में जब खामोशी छाई हुई थी, सारी रोशनियों के बावजूद फिजा में एक सन्नाटा था जो मेरे जिस्म से लिपट रहा था। मैं सोच रही थी कि आज फिर वही खामोश रात होगी, जिसमें शामिल शायद आएगा, कुछ कहेगा नहीं और चला जाएगा। लेकिन इस बार वो मुख्तलिफ था। कमरे में दाखिल होते ही उसके हाथ में एक नीले रंग का जोड़ा था, जिस पर सुनहरी जरी का काम किया गया था। उसने वो जोड़ा मेरे सामने रखा और बस इतना कहा, आज मुँह दिखाई का तोहफा दूंगा, तैयार हो जाओ। मैंने उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखा, मगर उसकी आंखें किसी राज में डूबी हुई थी। मैंने खामोशी से जोड़ा लिया और तैयार होने चली गई। जोड़ा पहनने के बाद आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे मैं खुद से अजनबी हो गई हूँ। ना वो जमीन रही जो जमीनों की वारिस थी, ना वो जो पंचायत के कटहरे में खड़ी थी, ना ही वो रही जो रिमशा के तानों का निशाना बन रही थी। अब एक और जमीन मेरे सामने थी, सवालों में लिपटी और किसी अनदेखे अंजाम की तरफ बढ़ती हुई। शामिर वापस आया। हाथ में एक रेशमी पट्टी थी। आंखों पर ये बांधनी है। क्यों? क्योंकि जो तुम देखोगी वो अंधेरे में ज्यादा सच लगेगा। उसकी आवाज में नरमी थी, मगर एक अजीब सा धीमापन भी। मैंने बिना कुछ कहे आंखें बंद की और उसने मेरे चेहरे पर वो पट्टी बांध दी। मेरा हाथ थामा और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लेकर चलने लगा। कदमों की चाप, फर्श की ठंडक और हवेली के अंदर एक गहरे हिस्से में जाने का एहसास, सब कुछ दिल दहला देने वाला था। हमने दरवाजा प्यार किया, फिर एक और। मुझे लगा जैसे हम किसी पुरानी हवेली के अंदर जा रहे हैं, जहाँ वक्त थम गया हो। अचानक वो रुका, मेरी आंखों से पट्टी हटा दी, मेरी चीख बेख्तियार निकली। मेरे सामने एक कमरा था जो कब्रिस्तान से कम न था। दीवारों पर नौजवान लड़कियों की तस्वीरें थी, कुछ तस्वीरें जली हुई, कुछ पर खून के धब्बे, कुछ ऐसी थी जिनकी आंखें जैसे जिंदा हों। एक ऐसे जिंदा लाश की आंखें जो सवाल करती है कि क्यों। फर्श पर बिखरी चूड़ियां, पुराने दुपट्टे, एक डायरी जिसका पहला सफा आधा जल चुका था। दीवार के कोने में आहनी पेज पर चंद नाम कुंदा थे, नायरा, गुलजार, सहर, तबस्सुम। ये क्या है शामिर? मैंने लरजती आवाज में पूछा। ये उन लड़कियों की याद है जिन्हें मैंने कारोकारी से बचाया, मगर समाज ने जीने नहीं दिया।
मगर ये जगह, ये चीज़ें, ये सब क्यों यहाँ रखा है? क्योंकि दुनिया ने उन्हें कबूल नहीं किया। ये उनकी हकीकत है। मैं चाहता हूँ कि तुम इन्हें देखो, इनके दर्द को समझो। मैं उस समय खामोश रही, फिर झुक कर वो डायरी उठाई, सफ़ा खोला और उस पर कांपती हुई तहरीर में लिखा था, मुझे बचा दिया गया मगर मैं कब जीने लगी। हर रात मेरी सांस मेरे गुनाह की सज़ा बनती है। मैंने सिर्फ मोहब्बत की थी। मेरे हाथ लरजने लगे। मैंने सर उठाकर शामिर को देखा। क्या तुमने उन्हें कैद करके बचाया? मैंने उन्हें मरने से बचाया, जीने का हक देने की कोशिश की। और वो हक, वो कहाँ है? क्या वो सूरज देखती है, हवा को महसूस करती है? उनका अपना नाम, अपनी जिंदगी है। वो खामोश रहा। उसके चेहरे पर कुछ टूटता हुआ नजर आया। शायद वो सच जानता था, मगर अल्फाज नहीं थे। मैं कमरे के आखिरी हिस्से में गई, जहाँ पुरानी तस्वीरों के दरमियान एक ताज़ा तस्वीर रखी गई थी। मेरी तस्वीर, जो शायद उस दिन की थी जब मैं पंचायत में खड़ी थी। उसके नीचे लिखा था, उम्मीद, तुम वो पहली हो जिसे मैंने दुनिया के सामने कबूल किया। बाकी सब छुपी रही, मगर तुम्हें मैंने अपना नाम दिया, मगर तुमने मुझे भी एतमाद नहीं दिया। तुमने मेरे जज्बात, मेरी राय, मेरी आवाज़, सब कुछ छुपा दिया। मैं डर गया था, दुनिया से, तुमसे और खुद से। मैंने वो तस्वीरें वापस रखी, फिर उसके करीब आई। ये तुम्हारा मुंह दिखाई का तोहफा था? एक कब्रिस्तान नहीं, ये सच्चाई का तोहफा था, ताकि तुम जान सको कि मेरी खामोशी क्यों इतनी भारी है। हम वापस कमरे की तरफ जाने लगे। मेरा दिल बोझल था, मगर जहन रोशन। अब मैं जान गई थी कि ये सिर्फ शादी नहीं थी, ये जंग थी। सिर्फ मेरे लिए नहीं, उन सब के लिए जो इस कमरे में मौजूद थी या जो मर चुकी थी। और शायद मैं ही वो वाहिद औरत थी जो ये जंग लड़ सकती थी। मैं शामिर के साथ वापस आई, मगर अब मेरे अंदर सिर्फ एक बीवी नहीं, एक सवाल जिंदा हो चुका था। क्या मैं उसे माजी के भूतों से निजात दिलाकर उसकी खामोशी को आवाज़ में बदल सकती हूँ? और मैंने तेरे दिल में खुद से वादा किया, मैं उन सबको इंसाफ बनूंगी जिन्हें समाज ने जुर्म बनाया। शायद तब मैं खुद को इस कैद से आज़ाद कह सकूंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में कई तरह के जख्म सहे थे, विरासत का ताना, इज्जत की तस्लील, पंचायत की चुप और गांव वालों की नज़रों की गंदगी। लेकिन जो जख्म उस रात शामिर ने दिया, वो उन सबसे मुख्तलिफ था। ये जख्म जिस्म पर नहीं, वजूद पर लगा था। वो मंजर, वो कमरा, वो तस्वीरें, मैं उनसे बाहर नहीं निकल पाई। रात का वक्त था और हवेली खामोश। मैं वापस कमरे में आई, मगर दरवाज़ा बंद करते ही मेरी सांस घुटने लगी। मुझे लगा जैसे दीवारें मेरे गिर्द सिमट रही हूँ और वो सब लड़कियाँ मेरी आंखों में जिंदा होकर खड़ी हो गई हूँ। उनकी चीखें, सिसकियाँ और वो नज़र जिसमें बस एक सवाल था, हम क्यों? मैं दीवार के साथ लगकर बैठ गई, आंखें बंद की, मगर सन्नाटा अंदर गूंजने लगा था। मेरे अंदर की आवाज़ चीख रही थी, ये सब गलत है, ये इंसाफ नहीं, ये कैद है। और उसी लम्हे मेरे दिल ने फैसला किया, मुझे निकलना है, अभी, इसी वक्त। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला, सीढ़ियाँ उतरी और जहन में पहुंची। एक नौकर कोने में बैठा ऊँग रहा था। मैं दबी दबी चाल से बड़े दरवाजे तक पहुंची और जैसे ही दरवाज़ा खोला, वो चलाया। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। पीछे मुड़कर देखा, हवेली अब भी अंधेरे में थी। मैंने एक कदम आगे रखा ही था कि सामने से रोशनी की लकीर आई। दरवाजे के बीच में वो खड़ा था, शामिर। वो थकी थकी आंखों से मुझे देखता रहा। कहाँ जा रही हो? उसने धीमी आवाज में पूछा। जहाँ मेरी सांसें बोझ ना हो, जहाँ मैं औरत होने की सजा ना पाऊं। तो तुम समझती हो वहां तुम्हें रिहाई मिल जाएगी। मैं ये जानती हूँ कि यहाँ कैद है, और ये कैद तुमने बनाई है अपने रहम के नाम पर। शामिर दो कदम मेरे करीब आया, मगर मेरे और उसके दरमियान फासला बाकी रहा। तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी ताकत, ये सिर्फ दिखावा है। तुम भी वही मर्द हो जो औरत को महफूज करके जिंदा लाश बना देता है। मैंने अल्फाज धीमी लेकिन कांपती आवाज में कहे, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज अलग में अटक गए। मैं तुमसे नफरत करती हूँ शामिर, शदीद नफरत। मेरी आवाज़ अब बुलंद हो चुकी थी। वो कुछ लम्हे खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता से बोला, अगर जाना चाहो तो दरवाज़ा खुला है। मैं हैरत से उसे देखती रही, लेकिन अगर तुम जाओगी तो वो सब लड़कियां तुम्हें रोक लेंगी जिनके लिए तुम उम्मीद हो सकती हो। उसकी आवाज़ में शिकस्त नहीं थी,
दरखास्त भी नहीं थी, बस एक हकीकत थी जो मेरे कानों में गूंजी। मैं उन सब के लिए कुछ नहीं कर सकती, मैं तो खुद एक कैदी हूँ। मैंने कहा, लेकिन तुम उनकी तरह खामोश नहीं हो। तुम बोल सकती हो, तुम लड़ सकती हो। वो तुम्हें जिंदा देखकर सांस लेती है। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। रात की तारीकी बाहर मुंतजिर थी, आज़ादी की एक झूठी छाँव लिए हुए, और पीछे वो चेहरा जिससे मुझे नफरत थी, मगर जिसने पहली बार मुझे मेरे होने का एहसास दिलाया था। अगर तुम जाना चाहती हो तो चले जाओ ज़रमीन, मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन कल जब वो लड़कियां तुम्हें ना देखेंगी तो उनकी उम्मीद मर जाएगी, और शायद तुम भी। उसकी बात मुकम्मल हुई और वो पलट कर वापस चलने लगा। मैं दरवाजे पर खड़ी रही, जैसे मेरे कदम किसी और ने बांध दिए हो। उसी दम मुझे याद आया जब सहर ने वो डायरी लिखी थी, जब किसी नायला का नाम कब्र की दीवार पर लिखा था, और जब मेरी अपनी तस्वीर के नीचे उम्मीद लिखा था। क्या मैं सिर्फ नफरत से भाग रही थी, या खुद से? दरवाजे से बाहर कदम रखना मेरे लिए आसान था, मगर पीछे वो दर्द, वो औरतें और वो खामोश इनकलाब मुझे रोक रहा था। मैं पलट गई, वापस आकर अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती रही। शामिर फिर नहीं आया, लेकिन उसकी बातें मेरे अंदर गूंजती रहीं। उस रात मैं बाहर नहीं गई, मैं वहीं रही, लेकिन एक कैद से निकलकर शायद एक मकसद में दाखिल हो चुकी थी, और नफरत की आग में जलकर शायद मैं अपनी ही राख से कुछ नया पैदा कर सकती थी। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह निकला भी नहीं था कि हवेली के मरकजी दरवाजे पर कुछ नौकर हाँपते हुए आए। हसीना मेरे कमरे में आई तो उसके चेहरे पर एक नई घबराहट थी। वो बोली नहीं, बस हाथ में मोबाइल दिया। स्क्रीन पर वही था, मैं सफ़ेद चादर में शामिर के साथ बाजार की तरफ जाते हुए। किसी ने जाविया ऐसा चुना था कि मेरी नजरें नीची और उसके सिमत जरा मुड़ी हुई थी। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, सरदार की बीवी या गांव की रुसवाई। ये रेमशा का नया वार था। वीडियो वायरल हो चुकी थी। गांव के हर घर में, हर मोबाइल में, हर जबान पर मुझे बदकिरदार कहा जा रहा था। और इस बार सिर्फ मेरा नाम नहीं, शामिर का नाम भी लपेटा गया था। ऐसा सरदार जो गुनाहों के निकाह का लिबास पहना दे, औरत को सामने लाकर मर्दों की गैरत बेचने वाला। ये जुमले मुझे नहीं तोड़ सकते थे, पर शामिर के लिए मैं जानती थी। वो मर्द अपने नाम से ज्यादा अपनी खामोशी से पहचाना जाता था। उस दिन वो सारा दिन नजर न आया, न खाने के वक्त, न शाम की अजान पर। कमरे की खिड़की से मैंने देखा, हवेली के पिछले बाग में वो अकेला खड़ा था। शायद उसे भी वही सवाल जकड़ रहे थे जो मुझे। शाम को हसीना चाय लाई तो उसके चेहरे पर अजब सी हमदर्दी थी। वो बोली, बीबी जी, जब इज्जत को तस्वीरों में नापा जाए तो सच बोलने वाला भी चुप हो जाता है। मैं कुछ न बोली, बस नजर झुकाकर सोचती रही कि अब इस सब का क्या अंजाम है। रात हुई तो हवेली की बत्तियां मद्धम हो गई। मैं अपने कमरे में बैठी थी जब दरवाजा आहिस्ता से खुला। शामिर आया, आहिस्ता कदमों से। वो थका हुआ लग रहा था, जैसे दिन भर की जंग हार कर आया हो। मैंने उसकी तरफ देखा। वो कुछ देर खामोश खड़ा रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आया। मैंने खुद को संभाल लिया, ये सोचकर कि शायद वो सफाई देगा, एक और हिदायत। मगर उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ मेरे पास बैठा और एक पल के बाद बोला, ज़रमीन। मैंने नजर उसकी तरफ उठाई। उसकी आवाज में लर्जिश थी। क्या मैं तुम्हें छू सकता हूँ? ये सवाल मेरे दिल के हर दरवाजे पर दस्तक बंद कर उतरा। पहली बार एक मर्द ने मुझसे इजाजत मांगी थी। पहली बार मुझे लगा कि मेरी मर्जी भी मायने रखती थी। मैंने कुछ न कहा, सिर्फ अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया। वो मेरे हाथ को थाम कर खामोश हो गया। न बोसा, न जोर, न कोई इख्तियार, बस एक थामना, जैसे बरसों की थकन हमारे बीच सांस दे रही हो। उसने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा, फिर आहिस्ता से मुझे अपनी तरफ खींचा। मैं उसके सीने से लग गई। दिल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। वो लम्स जिससे मैं बरसों से खौफजदा थी, अब मुझे महफूज लगा। मुझे अफसोस है ज़रमीन, मैं तुम्हें वो सुकून नहीं दे सका जो तुम्हारा हक था। उसने सरगोशी की। मैंने पहली बार उसके कंधे पर सर रखा और कहा, शायद सुकून लम्स में नहीं, सवालों के खत्म होने में होता है। और तुमने आज मुझे मेरा सबसे बड़ा सवाल वापस कर दिया। मेरी मर्जी। रात के उस तामे में कुछ नहीं बदला। रात के उस तामे वो कुछ नहीं बोला।
उसका हाथ मेरे हाथ में रहा और हम दोनों बैठे रहे, जैसे वक्त रुक गया हो। न कोई वादा, न कोई इल्जाम, बस दो इंसान एक दूसरे के वजूद को तस्लीम कर रहे थे। धम्स की वो रात जैसे दरवाज़ा खोल गई थी, जो मेरे और शामिर के दरमियान सालों से बंद था। वो अब ज़्यादा वक्त मेरे आसपास गुजारने लगा था, कभी सहन में, कभी हवेली की छत पर, कभी लाइब्रेरी के कमरे में, जहाँ हम दोनों खामोश बैठे रहते, अलग अलग किताबें थामे, मगर एक दूसरे की मौजूदगी में झलते हुए। गुफ्तगू कभी छोटी छोटी बातों से शुरू होती, जैसे तुमने ये किताब पढ़ी है, ये कल बारिश आएगी शायद, और ख़त्म हो जाती खामोशी पर। वो खामोशी अब बोझ नहीं लगती थी, बल्कि सुकून जैसी महसूस होने लगी थी। एक दोपहर कमरे में मौजूद मैं एक अलमारी खोल रही थी कि एक पुराना संदूक नजर आया। मैंने उसे बाहर निकाला और जब उसका ढक्कन खोला, अंदर कुछ तस्वीरें, एक पीतल की चूड़ी और एक खानदानी एल्बम निकला। तस्वीरें पुरानी थी, जर्द हो चुकी थी, मगर चेहरों में एक खास गहराई थी। उसी दम में शामिर कमरे में दाखिल हुआ। उसने मुझे तस्वीरें देखते पाया तो चंद कदम रुक कर बोला, ये मत देखो, ये संदूक बहुत पुराना है। मैंने एक तस्वीर हाथ में थामी, एक नौजवान लड़की, आंखों में रोशनी, बालों में चांदनी और चेहरे पर मासूमियत की झलक। ये कौन है? मैंने पूछा। शामिर का चेहरा बदल गया। वो मेरे करीब आया, तस्वीर मेरे हाथ से ले ली और आहिस्ता से बोला, नायरा, मेरी छोटी बहन। मैं खामोश हो गई। कुछ देर के बाद उसने खुद बोलना शुरू किया, जैसे बरसों से वो लफ्ज उसके अंदर जमी हुई बर्फ की तरह जमे थे, अब पिघलने लगे हों। नायरा मुझसे 8 साल छोटी थी, बहुत हंसती थी, हर चीज में खुशी ढूंढ लेती थी। उसे किताबें पसंद थी और वो दिन में 4 बार आईना देखा करती। मैं दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। वो हल्का सा मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुराहट जल्दी बुझ गई। फिर एक दिन किसी ने उसे एक लड़के के साथ बाजार में बात करते देख। सिर्फ बात, बस यही जुर्म था। वो बात मेरे कान तक पहुंची और मैंने उस वक्त चुप रहने को ही बेहतर समझा। मैं सरदार नहीं था उस वक्त, बस एक बेख्तियार भाई था। मेरे बड़े भाइयों ने फैसला किया कि नायरा को घर की इज्जत के लिए कुर्बान करना पड़ेगा, और मैं सिर्फ दीवार के पीछे खड़ा रहा। वो लम्हे जैसे रुक गए। उसकी आवाज़ भर आई। उसने वो तस्वीर वापस संदूक में रख दी। वो चीखी थी, भागी थी, छुपी थी, मगर किसी ने ना सुना, ना रोका। मैं उसके करीब गई और पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा। वो आदमी जो ताकत की अलामत समझा जाता था, आज अंदर से टूटा हुआ एक भाई नजर आ रहा था। मैं उसे ना बचा सका, मगर तुम्हें और उन सबको बचाना चाहता हूँ। ये अल्फाज मेरे दिल में इतने आहिस्ता गिरे, जैसे खामोशी वीराने में बारिश की पहली बूंद, जैसे खामोश वीराने में बारिश की पहली बूंद। मैंने उस दम में कुछ न कहा, बस अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों से जोड़ ली, और वो लम्हा, वो लम्स, वो खामोशी, सब कुछ बदल गया। अगले दिन हम एक साथ हवेली के बाग में बैठे थे। दरख्तों से हल्की हल्की रोशनी छन रही थी और वो अपने बचपन के किस्से सुना रहा था। कैसे नायरा कभी उसके कंधे पर चढ़कर दरख्त से आम तोड़ा करती थी, और कैसे वो कभी उसकी जिद पर घंटों बाजार में गुड़िया तलाश करता था। कभी सोचा था कि वो इतनी जल्दी चली जाएगी? मैंने आहिस्ता से पूछा। नहीं, लेकिन उसके बाद हर लड़की मेरे लिए नायरा हो गई। हर बार जब किसी को कारोकारी के लिए बुलाया जाता, मेरी बहन चीख उठती थी मेरे अंदर। मैंने उन्हें छुपाया, कैद नहीं किया। मैं उन्हें मरने से बचा रहा था, मगर जीना नहीं सिखा पाया। तुमने जो किया वो रहम नहीं था, वो शायद मोहब्बत थी, मगर किसी और रूप में। और जो मैं तुमसे महसूस करता हूँ वो क्या है? उसने सरगोशी की। वह कुछ देर चुप रही, फिर कहा, मोहब्बत और रहम में फ़र्क होता है। रहम में तहफ़्फ़ुज़ होता है, मोहब्बत में अख्तियार बांटा जाता है। वो हल्का सा मुस्कुराया। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हक, अपनी आवाज़, अपनी शनाख्त, और तुम्हारे साथ चलने का इख्तियार। तुम्हारे पीछे या नीचे नहीं। वो खड़ा हुआ, मेरे सामने आकर झुका और हाथ आगे बढ़ाया। तो फिर मेरा हाथ थामो ज़मीन, बराबरी के रिश्ते के लिए। मैंने उसका हाथ थामा और पहली बार मेरे दिल में उसके लिए जो नरम गुस्सा था वो वाज़ेह हो गया। वो रहम का नहीं, मोहब्बत का आवाज़ था। और शायद उसी लम्हे मैंने उसके माजी को तस्लीम किया और उसे अपने हाल का हिस्सा बनाने का फैसला कर लिया। सैर को मैंने पहले कभी नहीं देखा था, मगर उसका नाम कई बार सुन चुकी थी।
उस लिस्ट में जो शामी ने बनाई थी, उस डायरी में जो कब्रों की तरह भरी थी, उन तस्वीरों में जो दोनों दीवार पर खामोशी से टंगी थी, वो वही थी। हवेली के पिछले हिस्से में जहाँ दिन की रोशनी भी छनकर आती थी, जैसे खुद वक्त भी वहां रुक जाता हो। मैं उस दिन कमरे से निकलकर उस तरफ गई जहाँ शामिर कभी कभार खुद भी कदम रखने से हिचकिचाता था। वो हिस्सा हवेली का सबसे पुराना, सबसे कमजोर और सबसे खामोश गोशा था। फर्श पर पुरानी ईंटें, दीवार पर नमी के निशान और हवा में एक ऐसी बोसीदगी जो सिर्फ उन जगहों पर होती है जहां उम्मीदें दम तोड़ती हैं। वो दरवाजा जिस पर ताला नहीं है, अक्सर खुला ही रहता है। मैंने वो आहिस्ता से खोला और कदम रखा। सामने शहर को देखा, एक पतली खामोश लड़की जिसकी आंखों में खालीपन था, जैसे वहां कुछ भी ना रहा हो। उसका चेहरा जर्द, बाल उलझे और कपड़े जैसे बरसों से धोए न गए हों। मैंने उससे कुछ नहीं पूछा, न नाम न हालात, बस चंद लम्हे उसे देखा, जैसे उसकी खामोशी को समझने की कोशिश करें। उसने मेरी तरफ नहीं देखा, बस चुपचाप जमीन को खोदती रही। सहर, मैंने आहिस्ता से पुकारा। वो जरा सी चौंकी, मगर बोली नहीं। मैं जानती हूँ तुम मुझे नहीं जानती, मगर मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम नौमान की बहन हो, उस लड़के की जिसे उसने खुद जलील किया और फिर मार डालने की कोशिश की। ये सुनते ही उसकी पलकें थरथराई, जैसे अंदर कुछ हिल गया हो। मैं उसके करीब गई और उसके घुटनों के पास बैठ गई। उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश की तो उसने जरा सा पीछे हटना चाहा। नहीं, डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें छूने नहीं आई, सिर्फ ये बताने आई हूं कि तुम जिंदा हो। उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई। तुम अब सिर्फ एक याद नहीं, आवाज हो, और मैं तुम्हें चीखना सिखाऊंगी। मैंने उसके हाथ थामे, वो हाथ जो सर्द थे, कमजोर थे, मगर किसी ख्वाब की तरह नाजुक थे। कभी तुमने खुद से पूछा सहर, तुम्हारी खता क्या थी? वो होले से पूरी, मैंने सवाल किया था। और सवाल करने वाली लड़कियां हमेशा मुजरिम बना दी जाती हैं। लेकिन अब तुम मुजरिम नहीं, गवाह बनोगी। उन सब की गवाह जो खामोश रही, और उनकी भी जो तुम्हारे बाद आएंगी। वो अब भी मुकम्मल नहीं खुली थी, मगर उसके लबों पर एक साया सा जुम्बिश करने लगा। अगले दिन मैंने शाहमीर से कहा, सैर अब खामोश नहीं रहेगी, मैं उसे बाहर लाना चाहती हूँ। उसके लिए रोशनी हो और इज्जत चाहिए। शाहमीर ने एक पल को मेरी तरफ देखा, फिर बोला, तो ये हवेली उसके लिए कैद नहीं, पनाह बनेगी। पनाह सिर्फ छुपने का नाम नहीं सरदार, ये जिंदगी में वापस आने का दरवाजा होता है। शाम को मैंने शहर के लिए नया जोड़ा, कंघी, आईना और एक किताब भिजवाई। हसीना ने लिजा कर दिया। जब वो वापस आई तो उसने कहा, बीबी जी। उसने सिर्फ किताब थामी, शायद उसे अल्फाज से उम्मीद है। अगली सुबह मैं खुद उसके पास गई। वो कमरे में बैठी किताब के वक्त की करतानी कर रही थी, जैसे हर सफ़े पर अपनी कहानी ढूंढ रही हूँ। पढ़ रही हूँ? मैंने पूछा। कोशिश कर रही हूँ, वो धीमी आवाज में बोली। कोशिश सबसे पहला इनकलाब है सहर, तुम कामयाब हो चुकी हो। मैंने उसे आईना दिया। अपना चेहरा देखो, वो चेहरा जो तुमने बरसों से नहीं देखा, वो चेहरा जो अब दुनिया को देखेगा, छुपेगा नहीं। सहर ने दरसते हाथों से आईना थामा। उसकी आंखें नम थी और लब होले से कपकपा रहे थे। मैं भी मुकम्मल नहीं हूँ ज़रमीन, उसने कहा। कोई भी मुकम्मल नहीं होता सहर, हम सब अधूरे होते हैं, लेकिन जब हम एक दूसरे का हाथ थामते हैं तो मुकम्मल कहलाते हैं। उस दिन मैंने फैसला किया, अभी हमें दी सिर्फ खामोश लड़कियों की पनाहगाह नहीं होगी, ये उनकी तरबियत गाह होगी। और सहर मेरी पहली सच बोलने वाली साथी बनेगी। हमने सहन में कदम रखा। पहली बार सहर ने सूरज को देखा, हवा को महसूस किया। उसकी सांस में जिंदगी की हल्की सी लहर थी। हाँ, मैंने दिल में कहा, अब सहर सिर्फ एक नाम नहीं, एक बगावत है। सहर की आंखों में रोशनी वापस आ गई थी और मेरे दिल में बगावत के बीच जड़ पकड़ चुका था। अब वो दिन नहीं था जब मैं सिर्फ एक वारिस या एक मजलूम थी। अब मैं उन सब औरतों की नुमाइंदा थी जिनकी आवाज़ें दीवारों के अंदर दफन करती गई थी। और वो हवेली जो कभी कैद थी, अब महाज बनने जा रही थी। मैंने वो दिन चुना जब गांव की औरतें हफ्ते के बाजार के लिए निकली थी। वही औरतें जो बरसों से अपने मर्दों के नाम पर जिंदगी गुजार रही थी। मैंने हसीना को कहा, सब औरतों को कहो कि आज हवेली आए, वो जो पर्दों में छुपती है,
वो जो सहन से आगे कदम नहीं रखती, और वो भी जो सवालों से डरती है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला, हवेली के सहन में एक एक करके औरतें आना शुरू हो गई। कुछ ने चेहरे ढांपे हुए थे, कुछ के हाथ कांप रहे थे, और कुछ तो साफ साफ बोलने से भी डर रही थी। मैंने उन सब के सामने खड़े होकर कहा, मैं जमीन हूँ, वो जिस पर इल्जाम लगाया गया, जिसे मारने का फैसला हुआ, और जिसे सिर्फ एक मारने नहीं पूरे समाज ने गुनहगार कहा। एक औरत बोली, हम तुम्हें सुनने नहीं, अपने दर्द सुनाने आई हैं। मैंने कहा, तो सुनाओ और बताओ कि हम कब तक खामोश रहेंगी, कब तक कारोबारी के नाम पर दफन होंगी, कब तक मर्द हमें अपनी इज्जत के नाम पर इज्जत बनाकर बेइज्जत करेंगे। सहर उस दिन मेरे साथ खड़ी थी। उसने पहली बार आवाज बुलंद की। मैं वो हूँ जिसे उसके भाई ने गैरत के नाम पर दफन करना चाहा। मैं बची, मगर जीने की हिम्मत तब मिली जब जमीन ने कहा कि तुम आवाज हो। ये पहला लम्हा था जब मैंने औरतों की आंखों में आंसुओं के बजाय चमक देखी, जैसे बरसों से दबा हुआ लावा अब फटने को तैयार हो। मैंने ऐलान किया कि हम कल पंचायत के मैदान में जुलूस निकालेंगे, सिर्फ औरतें, सिर्फ सच और सिर्फ सवाल। वो रात जैसे एक ऐलान की रात थी। शामिर मेरे पास आया, उसके चेहरे पर सवाल था, ये तुम्हारी बगावत है या खुदकुशी? मैंने जवाब दिया, ये मेरी जिंदगी है जिसे अब मैं अपनी शराइत पर जीना चाहती हूँ, और अगर गांव ने तुम्हें रोकने की कोशिश की तो मैं उनकी नज़रों में आंखें डाल कर कहूँगी, हाँ, मैं ही वो जमीन हूँ जिसे जलाने की तुमने कोशिश की, और अब वो पानी बनकर आई है बुझाने। वो कुछ समय खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ना आगे ना पीछे, बराबर। अगली सुबह मैंने सफेद चादर ओढ़ी, हाथ में वो डायरी ली जो लड़कियों की कहानियों से भरी थी, और शहर के साथ कदम बाहर रखा। बाजार के करीब पंचायत के सामने एक छोटा सा मैदान था, वही मैदान जहाँ कभी मुझे गुनहगार ठहराया गया था। अब वहाँ औरतों की कतार थी, चादरों में लिपटी, नजरें झुकाए, मगर दिल में एक आग लिए हुए। मैंने पहली सदा दी, हम वो औरतें हैं जिन्हें जला नहीं, जलाया गया। अब हम पानी भरकर बुझाने आई है। रमशा भी आई। उसने हंसते हुए कहा, जमीन, तमाशा मत सुनो, ये औरतें कुछ नहीं बदल सकती। मैं उसके करीब गई और कहा, तुमने अपने जख्मों पर पर्दा डाला, मैंने उन्हें इल्म बनाया। फर्क यही है रमशा, तुम खामोशी को चालाकी समझती हो, मैं उसे बुज़दिली कहती हूँ। चाची भी आई, अपने रिवायती अंदाज में, हमने तुम्हें पाला, तुमने हमें रुसवा कर दिया। आपने मुझे पाला नहीं, काबू में रखना चाहा, और अब मैं काबू में नहीं हूँ। पंचायत के कुछ मर्द चीखने लगे, ये बेहूदगी है, ये गांव की औरतें बेराह हो गई हैं। मैंने माइक के बगैर सिर्फ अपनी आवाज़ से कहा, हम सिर्फ सच बोलने आई हैं, गुनाह करने नहीं। शामिर मैदान में आया, सबने उसे देखा, मर्द, औरतें, बुजुर्ग, सब देखना चाहते थे कि अब वो क्या करता है। वो मेरे पास आकर रुका, मेरा हाथ थामा, और सबके सामने कहा, मैं इसके बाद से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मैं भी उस आग में जल चुका हूँ जिसमें तुमने मेरी बहन को झोंका था। अब वक्त है उस राख से रोशनी बनाने का। वो लम्हा तारीख बन गया, और उस दिन मैंने जाना कि बगावत सिर्फ नारे लगाने से नहीं होती, सच बोलने से होती है। और जब औरतें बोलती हैं तो जमीन भी कांपती है। इलेक्शन का दिन जैसे गांव में ईद की सुबह हो, हर तरफ गहमा गहमी, शोर, झंडे, दरवाजों पर लगी चौक से दिखी लाइनें। मगर इस बार मंजर बदल चुका था। अब पहली बार औरतें सिर्फ वोटर नहीं थी, उम्मीदवार भी थी, और उनमें सबसे नुमाया नाम था जरमीन शाहमीर। सुबह जब मैं तैयार हो रही थी तो दरवाजा खटखटाया। शामिर अंदर आया। हाथ में रिवायती सफेद चादर थी, वही चादर जिसे इज्जत का निशान कहा जाता था, और जिससे बरसों तक औरतों के सच पर डालकर उसकी आवाज दबा दी गई थी। ये चादर तुम पर अच्छी लगती है जमीन, मगर आज तुम्हें इस चादर से ज्यादा अपनी पहचान की जरूरत है। उसने नरमी से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में फख्र था। आज से ना तुम मेरी बीवी हो, ना मजलूम, तुम मेरी आवाज हो, इनकलाब हो। वो अल्फाज मेरे अंदर उतर गए। मैंने पहली बार खुद को उस आईने में देखा जिसमें सिर्फ मैं थी। कोई दाग नहीं, कोई इल्जाम नहीं, सिर्फ एक औरत, मुकम्मल, ताकतवर। जो हम गांव के चौक पर पहुंचे, वहां औरतों का जिम्मे गफीर था। कुछ हाथों में फूल, कुछ के हाथों में दुआएं, और कुछ के दिलों में बरसों का दबा हुआ जोश। एक बूढ़ी औरत मेरे पास आई।
उसके आंखों में आंसू थे। बेटा, आज मेरी बेटी जिंदा हो गई है। वो जो कारोकारी में गई, मगर उसका ख्वाब तुमने पूरा किया। मैंने उसके हाथ थामे और कहा, अब कोई माँ बेटी की कब्र पर फख्र नहीं करेगी, उसे जिंदगी देगी। शामिर मेरे साथ खड़ा था। उसने बुलंद आवाज में कहा, अब इस गांव में फैसले सिर्फ मर्द नहीं करेंगे। औरत की आवाज के बगैर कोई पंचायत मुकम्मल नहीं होगी। हमने औरतों की पंचायत की बुनियाद रखी। पहली नशिस्त में हमने कारोबारी को गांव में मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी करार दिया। जो कोई भी किसी औरत पर बिला सबूत इल्जाम लगाए, उसे न सिर्फ जुर्माना होगा बल्कि पंचायत से खारिज भी किया जाएगा। ये फैसला पंचायत के मर्दों का हजम न हुआ। रमशा और चाची की तरफ से नई साजिशों की बुआ आने लगी, लेकिन अब वो वक्त नहीं रहा था। मैंने उन दोनों औरतों को मजलिस में बुलाया और सबके सामने कहा, आज तुम्हें मौका है वो सब कहने का जो तुमने परसों दिल में रखा। हसद, जख्म, सवाल, सब कुछ। लेकिन आज से तुम्हें औरतों के सफ में खड़े होना है, उनके खिलाफ नहीं। रमशा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आंखें झुकाई। मैं तुमसे हसद करती थी जमीन, लेकिन तुमने वो कर दिखाया जो मर्द भी न कर सके। मैंने उसे गले लगा दिया। दुश्मनी दफन करने के लिए हिम्मत चाहिए, और शायद अब वो भी बदलना चाहती थी। शाम तक गांव की तरू दीवार पर नई तस्वीरें लगने लगी, उन लड़कियों की जो बरसों हवेली के पिछले हिस्से में छुपी रही। अब वो सूरज की रोशनी में खड़ी थी, अपने नाम, अपनी मर्जी, अपनी आज़ादी के साथ। सहरा पंचायत की सेक्रेटरी थी। वो जिसके हाथ कभी दरसते थे, अब कदम मजबूती से पकड़ती थी। एक नया दौर शुरू हो चुका था। उसी रात जब मैं थकन से चूर थी, शामिर आया और मेरे पास बैठकर बोला, क्या तुम जानती हो जमीन, आज तुमने जो फतह हासिल की है वो मोहब्बत की फतह है। मैंने उसकी तरफ देखा, और वो रस्में जो औरत को कैद करती थी शिकस्त खा गई, और तुमने उन्हें खुद हरा दिया। हम दोनों साथ में बैठे रहे, आसमान के नीचे, जहाँ सितारे जैसे आज मेरे लिए जिलमिला रहे थे। और उसी लम्हे मैंने महसूस किया, जमीन अब सिर्फ सरदार की बीवी नहीं थी, वो गांव की उम्मीद थी, औरतों की जबान थी, और आने वाले कल की रोशनी। मैंने वो सफ़र मुकम्मल किया जो नफरत से शुरू हुआ था और मोहब्बत पर ख़त्म। लेकिन ये मोहब्बत किसी मर्द से नहीं, खुद से थी। अपनी आज़ादी, अपने वक़ार और अपनी पहचान से। हर वो औरत जो कभी चुप थी, उसके लबों पर एक ही नाम था, ज़रमीन।